Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the unit of current electricity. है ना बेटा, काफ़ी बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट इजी यूनिट है. इसमें 2 से 3 सवाल बेटा आते हैं, 2 तो मान करके चलो, है ना. 8 नंबर आते हैं इसमें से, और मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. बस थोड़ा सा सिस्टमैटिकली आराम से इत्मीनान से पार्ट बाय पार्ट समझते हैं. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक बड़ी यूनिट को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड याद करना भी ज़रूरी है समझने के साथ साथ. ठीक है, तो दैट्स हाउ विल गो विद द यूनिट. आई विल ट्राई एंड इंश्योर कि ये चैप्टर आपको मुश्किल ना लगे और बहुत इत्मीनान से आराम से चलाएंगे. कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और आप बिल्कुल अच्छे से क्लास की तरह चलाना बेटा ना. प्रॉपर नोट्स बनाना, साथ के साथ क्वेश्चंस किताबों से लगाते रहना, सो दैट वी कैन बी ऑन ट्रैक, राइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द यूनिट. ठीक है, तो देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट सबसे पहले वर्ड आता है, तो हमें करंट को समझना पड़ेगा कि होता क्या है, राइट. आई गेस अपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, बट स्टिल एक बार रिकॉल कराते हैं. व्हेन आई से करंट, तो बेटा जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, दिस इलेक्ट्रिक करंट है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट. This electric current is basically defined as the rate of flow of charge with respect to time. यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ना, तो उस कंडक्टर के अंदर बेटा किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट. जैसे पाइप में वाटर फ्लो करता है, बिल्कुल वैसे ही कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जिस रेट से वो फ्लो करता है उस रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, देखो मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, पहले अच्छे से समझना, ध्यान देना बात पे. जैसे डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. जहां तक बेटा मैथमेटिकली बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले अगर बात करें बिल्कुल बेसिक, तो कोई भी चीज की रेट का मतलब बेटा उसका डिफरेंशियल, यानी ये क्या निकल के आ गया, डी क्यू बाई डी टी. करेक्ट. अब बेटा ये जो डी क्यू बाई डी टी निकल के आया है ना, इस डी क्यू बाई डी टी को हम कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस करंट. ये आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. व्हेन आई से इंस्टेंटेनियस, दैट मींस किसी एक इंस्टेंट पर. करेक्ट. जैसे कोई आपसे पूछता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आई वुड राइट इट एज डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना बेटा इसको, राइट. मैं भले इसको मेंशन कर देता हूं कि ये जो करंट है दैट इज इंस्टेंटेनियस. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, राइट, डी क्यू बाई डी टी. इसका अगर मैं बेसिक पार्ट की बात करूं, एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करूं, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. जैसे कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट, जहां पे आपको बोला जाएगा कि भाई चार्ज जो है वो गिवन है, लेट्स से 2t क्यूब. बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, करेक्ट. ऑफ कोर्स जो चार्ज निकलेगा बेटा वो अपना किस में निकलेगा, कूलम्स में निकलेगा. तो C इज डिनोटिंग कूलम, यूनिट में बता रहा हूं बस. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, दैट मीन्स इफ आई राइट डी क्यू बाई डी टी, तो बेटा ये डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा अपने पास 6t स्क्वायर. करेक्ट. और ये 6t स्क्वायर अब बन जाएगा कूलम पर सेकेंड. करेक्ट, क्योंकि डी क्यू की यूनिट तो अपने कूलम थी चार्ज की, तो और नीचे टाइम आ गया तो आ गया पर सेकेंड. बेटा इसी डी क्यू बाई डी टी को तो हम क्या लिख दे रहे हैं, करंट लिख दे रहे हैं, राइट. अब ये जो करंट निकल के आया, ये मेरे पास निकल के आया 6t स्क्वायर. कूलम पर सेकेंड कैन बी रिटन एज व्हाट, एम्पियर्स. इट्स अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं. करेक्ट, एज पर दी एसआई सिस्टम, राइट. और वहीं से यूनिट कितने निकल के आ गए बेटा, एम्पियर निकल के आ गए. अब ये जो करंट निकल के आया, ये तो 6t स्क्वायर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगा. तो कोई मुझे कहता है कि आप तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ, तो बोलूंगा भाई 1 सेकंड पे चाहिए तो अब यहाँ t इक्वल टू 1 डाल दो एंड यूल गेट द आंसर है 6 एम्पियर. कोई बोलेगा 2 सेकंड पे बताओ, तो 2 टू द 4 6 द 24 एम्पियर्स. दैट मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग आ गया. तो जिस किसी टाइम पे चाहिए उस टाइम को जब वैल्यू रखोगे तो जो मिलेगा उसे इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. बोले एकदम सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर. मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर ये एकदम क्लियर है वेल एंड गुड. ये एक पॉइंट अपने पास निकल के आ गया. ठीक है, देखो समझाता हूं. ठीक है, तो एक तो ये चीज पे ध्यान रखना है बेटा ना कि इंस्टेंटेनियस करंट कभी निकालना होगा तो कितना आएगा, डी क्यू बाई डी टी. यहीं पे मैं ऐड कर दे रहा हूं साथ के साथ ही कि यहां पे जो यूनिट हमारी निकल के आती है बेटा वो क्या निकल के आती है, एम्पियर. ठीक है, एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. एंड ऑफ कोर्स यहां से ये भी समझ में आता है कि ये जो करंट है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, फंडामेंटल.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो हम बेटा ये भी लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। मैंने केवल एम्पियर लिखा है, आई जे के कैप कुछ नहीं लिखा है, कोई वेक्टर का साइन नहीं लगाया, दैट मीन्स इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट। अब आप मेरे से ये पॉइंट पूछ सकते हो कि सर स्केलर है, लेकिन हमने तो 9th में पढ़ा था कि इसका डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस डायरेक्शन की अब आप बात करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सेंस, है ना, वो वेक्टर के फॉर्मेट में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट बेटा। तो ये बेसिक हो गया अबाउट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। फिर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इंस्टेंटेनियस की तो बात कर ली, व्हाट अबाउट एवरेज करंट, व्हाट अबाउट अ टाइम इंटरवल, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, अच्छे सुनते जाना। तो ये तो अपना हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा हम, एवरेज करंट। देखो एवरेज करंट का मतलब होता है बेटा Q/T, जहां पे Q का मतलब है टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड T का मतलब हो गया टोटल टाइम। तो बेसिकली वेन एवर यूल राइट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बेटा हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज करंट मिल जाएगा। बात समझ में आती है। यानी इफेक्टिवली इसके भी एग्जांपल्स लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, अभी 2 एग्जांपल्स इसके भी लूंगा। अभी तक बस हमने ये सीखा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। 2 तरह से हो सकता है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब dQ/dt, एवरेज मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। यूनिट की बात करें तो एम्पियर, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, और इसके अलावा क्या है, वन ऑफ दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर। आई एम श्योर बेटा ये बेसिकली इंफॉर्मेटरी पार्ट था एंड इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो यू कैन जस्ट कंप्लीटली नोट इट डाउन। देखो मैं बहुत कंसाइज नोट्स दे रहा हूं, तो कोशिश करना इतनी इंफॉर्मेशन जरूर कॉपी कर लो, राइट, और उसको अच्छे से समझ लो। अगर क्लियर हो जाता है देन यू क्लास के साथ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉज करके कॉपी करो एंड मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, है ना। ठीक है, ऑल राइट। देखो बेटा पहला एग्जाम्पल फॉर एवरेज करंट, हमें कह रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, विद यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म स्पीड है, डायरेक्शन चेंज होते जाएगा ऑफ कोर्स सर्कल में। फाइंड एवरेज करंट इन 1 रिवोल्यूशन। देखो कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा सबसे पहले हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट से ऐसा कुछ एक सर्कल रहा होगा, इस सर्कल में बेटा कोई एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, वो इस तरफ टेंजेंशियल कोई स्पीड लेते हैं, अगर इस तरह से मूव कर रहा है। रेडियस की बात करेंगे बेटा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मैं डेटा लिखता हूँ, आर रेडियस, वी मीटर पर सेकेंड स्पीड, और यहाँ पर था क्या अपने पास, यहाँ पर बेटा अपने पास कोई एक इलेक्ट्रॉन था। ये सब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, हमसे पूछा गया कि एक रिवोल्यूशन में टोटल कितना एवरेज करंट आएगा। हमने कहा देखो एवरेज करंट निकालना तो बहुत ज्यादा बेसिक चीज है आई गेस। वेन एवर एवरेज करंट इज आस्क्ड, हमें पता है कि Q टोटल बाय T टोटल। करेक्ट। जहां तक कि टोटल चार्ज की बात करते हैं बेटा, आप किसी भी एक जगह खड़े हो जाओ, जब एक सर्कल पूरा करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही बार जाता हुआ दिखाई देगा, यानी जो चार्ज फ्लोन दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, E दिखाई देगा। करेक्ट। और जब एक चक्कर काट लेगा तो जो टाइम निकल के आएगा, दैट टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बेटा एक सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। करेक्ट। और अपने पास स्पीड कितनी दे रखी है, v। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2πr डिवाइडेड बाय बेटा कितना, v। अब ये v को अपन ऊपर ले जाएंगे, सो इट विल बिकम EV अपॉन 2πr। बात समझ में आती है बेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एवरेज करंट फॉर सच केसेस। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता हुआ दिखाई दे तो आप ऐसे मत सोचना कि यार ये क्वेश्चन कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिंक्ड है, ये तो इलेक्ट्रॉन है सर्कल में घूम रहा है। बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। अब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन भी लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, इसको पूरा कॉपी कर लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज, सोल्यूशन, एवरीथिंग। वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद बेटा फिर अगले एग्जाम्पल पे ट्राई करना। वो पहले आपको ट्राई करना है, ट्राई करके फिर सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चल ठीक है, आप कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं अगले एग्जाम्पल पे। ऑल राइट, सो देखो दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है चार्ज्ड रिंग
तो सबसे पहले तो एक रिंग है, ये पहला कीवर्ड हो गया। रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये भी गिवन है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा मीटर पर सेकेंड। ओमेगा मीटर नहीं बेटा, ये रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, राइट। फाइंड एवरेज करंट इन वन रिवोल्यूशन। तो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है मैं पहले वो समझा दूं आपको, देन यू गिव इट अ ट्राई, राइट। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है बेटा कि हमारे पास कोई एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर अगर अपन बात करते हैं तो चार्जेस अपने को गिवन है। चार्जेस देखो अपने को ऐसे कुछ चार्ज गिवन है इस रिंग पे, इट्स अ चार्ज रिंग, ठीक है। अच्छा, चार्ज रिंग दे रखी है तो बेटा इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई गेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिर भी और डिटेल में अगर लिखना चाहें तो लैम्डा का एक्चुअल मतलब जो निकल के आता है बेटा कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल। ओके, ये डेटा गिवन है। इसके अलावा अपने को ये बोला गया है कि बेटा ये जो रिंग है ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है विद स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। यानी एक रिंग ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। एवरेज करंट बताना है। नाउ यू कैन जस्ट पॉज द क्लास हियर इटसेल्फ। आप एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लो, अपने दिमाग में जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर लो, एंड वंस यू आर डन फिर सोल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो, तो आप कर सकते हो और मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, स्टार्ट आ गया, राइट। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है। हमें बेसिकली क्या चाहिए था, एवरेज करंट चाहिए था। हमने कहा एवरेज करंट का हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्यू बाई टी। जहां तक चार्ज की बात करूं टोटल, लेमडा क्यू बाई एल है, तो लेमडा इंटू एल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, क्यू। आई गेस ये समझ में आ रहा है अच्छे से, बोले हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं क्यू को लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना बेटा, टी। टी की जगह क्या मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड ही तो टोटल टाइम होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं, लैम्डा तो ऐसे कैसे आ जाएगा बेटा, ये जो एल है, जो लेंथ है रिंग का, वो क्या 2 पाई आर हो जाएगा। बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। जहां तक टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो याद रखना कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड एंगुलर स्पीड के लिए अगर रिलेशन देखें तो t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने। यहां से बेटा अगर देखेंगे तो ये 2 पाई एंड 2 पाई विल गेट कैंसल आउट, और अपने को इफेक्टिवली क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा, सॉरी लैम्डा आर ओमेगा, ठीक है। तो बेटा यहां से क्या निकल के आ गया, अपने पास टोटल करंट निकल के आ गया। तो अगर अब अपने को कभी भी एवरेज करंट निकालना है तो आई गेस मुश्किल तो नहीं होगा, आपको सेम अप्रोच फिर से फॉलो करना पड़ेगा बेटा, क्यू बाई टी वाला। बस उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज का मतलब अब की बार रिंग का टोटल चार्ज। सेम वे बेटा अगर अपन टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई आर बाई वी की जगह वी कैन स्ट्रेट अवे राइट 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा गिवन है, करेक्ट। हमेशा बेटा जो आंसर्स निकालते हैं ना वो गिवन वेरिएबल्स की टर्म्स में निकालना होता है कि क्या गिवन है और उसकी टर्म में आंसर्स निकालना है, राइट। तो आई गेस ये पार्ट बेटा क्लियर होगा। इफ इट इज क्लियर टू यू, कॉपी करो सोल्यूशन, अच्छे से समझो, वंस यू आर डन फिर क्लास को आगे लेके बढ़ो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट, सो बेटा अब अपन ना जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा आपको बोर कर सकता है, राइट। और भी चीज़ें कर सकती हैं, बट ये पार्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कम एंड इन्फॉर्मेशन बेस्ड ज़्यादा है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आध स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। एंड बोर्ड के लिए भी काम का है, ऑल्दो मतलब मुझे लगता है पढ़ना तो चाहिए ध्यान से, ठीक है। तो अच्छे से समझना। देखो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ कंडक्टर। देखो कैसे होता है फ्लो, अच्छे से समझना मेरी बात, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आराम से समझो। जैसे मान लो हम पहले बनाते हैं कंडक्टर, पहली सिचुएशन बनाते हैं, सॉरी हम कंडक्टर की बात करते हैं, कोई एक कंडक्टर के लिए ऐसा कुछ बनाते हैं। एक बार पहले बात करेंगे फिर एक बार बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये अपने पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लेट्स से, ठीक है। अच्छे समझते जाना तुम तो।
अभी मैंने क्या किया, ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, एक सेल से कनेक्ट करूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है, सेल से। सेल मतलब कोई एक बैटरी। लेकिन अभी मैंने स्विच ओपन किया हुआ है। इसी पर्टिकुलर केस को मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं और अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, सेम सेल से कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अब की बार स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज्ड, यानी अब सर्किट क्लोज्ड। करेक्ट, ये दो पॉसिबिलिटी। अच्छे से ध्यान देना मेरी बात पे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका कंसर्न है। अभी स्विच ओपन है तो सेल है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो सेल का कोई काम भी नहीं है। करेक्ट, जबकि यहां पर अगर अपन देखें तो ये जो सेल है ये अपना क्लोज्ड। करेक्ट, दैट मीन्स अगर यहां पर देखते हैं तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मोशन कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करना। मान लो यहां एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बेटा हो सकता है ये इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां देखा ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां देखा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ कहीं जा रहा है। करेक्ट, तो हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता कई बार जब तक क्लास में टीचर नहीं है तब तक बच्चा कुछ भी कर रहा है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, देयर इज नो पर्टिकुलर पैटर्न और द ऑर्डर। सेम थिंग हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो जब तक इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी इज लाइक अ टीचर, ठीक है, वो आपको क्या करता है, ड्राइव करता है, एक डायरेक्शन के अंदर ड्राइव करता है। जब तक गाइडेंस नहीं होगी, हम रैंडमली एफर्ट भी करेंगे तो कोई रिजल्टेंट नहीं आएगा। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। जब तक सेल कनेक्टेड नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। और जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई इनका एवरेज वेलोसिटी कितना है, ये इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ये कहीं नहीं जा रहा है। इसका एवरेज अगर वेलोसिटी मुझसे पूछ लिया गया, एवरेज वेलोसिटी कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना मेरी बात, या मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं आपको क्लैरिटी के लिए, ये सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। तो अगर मुझसे पूछ लिया गया कि भाई एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो आई वुड से दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई इफेक्टिव वेलोसिटी नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एक आगे एक पीछे एक ऊपर एक नीचे, सब कैंसिल आउट हो गया। बोले ठीक है सर। एवरेज स्पीड 0 मत कर देना, हर इलेक्ट्रॉन मोशन में है। अगर किसी भी कंडक्टर को देखोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन को टफ बनाना हो ना, तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए वेलोसिटी की जगह क्या लिख दे, स्पीड, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा बात समझ में आती है? करेक्ट, तो ये दो चीजें ध्यान रखना है। यहां पर अगर करंट की भी बात करोगे, जब तक सेल कनेक्टेड नहीं है तो आई वुड से यहां करंट भी कितना आएगा, 0। क्लियर? ये तो वो स्टेट हो गई जब तक आपने सेल को कनेक्ट नहीं किया। अब सवाल उठता है सेल को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। देखो समझा, जैसे ही बेटा सेल को कनेक्ट करोगे, सेल को कनेक्ट करते ही ये पॉजिटिव बड़ी प्लेट वाला है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, यहां पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा और यहां क्या आएगा, नेगेटिव। हमेशा छोटी वाली प्लेट से कनेक्टेड नेगेटिव, बड़ी वाली प्लेट पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। यानी जितने भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां रहा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहा, एक यहां रहा, एक यहां रहा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर देखेंगे तो बेटा ये एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। सारे के सारे कहां जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। समझ में आती बात? यानी इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव। करेक्ट। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली कहां जाएगा, इस तरफ। तो यानी यहां पर अगर अपन देखते हैं बेटा, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यहां पे जो करंट है वो यहां फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि इसके अलावा अगर अपन चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जाएगा। तो हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। और यहीं से अगर अपन देखेंगे तो जो करंट का डायरेक्शन आएगा बेटा वो कहाँ आएगा, इस तरफ। यानी अब क्या हुआ, इस सेल ने सारे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर गया, और करंट का जो इफेक्टिव डायरेक्शन आ गया वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कहां पर आ गया, ऑपोजिट। जो भी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन होगा ना बेटा फ्लो का, उसके ऑपोजिट। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सारे के सारे कहां जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने शुरू। समझते हो बात को? सो दिस इज हाउ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। आई गेस ये बहुत बेसिक चीज थी, बस मैं चाह रहा था कि प्रॉपर डिटेल्स आपके पास हो, इसलिए आपको बता दिया।
राइट। तो अब अपने पास करंट का डायरेक्शन आ गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर ये जो करंट है इससे रिलेटेड जो डिफरेंट क्वांटिटीज है उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो हम अब एक एक करके जितनी टर्मिनोलॉजी है ना, जैसे करंट डेंसिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, J इक्वल टू सिग्मा ई हो गया, मॉडिफाइड ओम्स लॉ हो गया, उन सारी बेसिक थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बस इतना बात समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो चाहे आप एवरेज वेलोसिटी की बात करो ये भी नॉन ज़ीरो होगी, और चाहे आप एवरेज स्पीड की बात करो ये भी नॉन ज़ीरो होगा, चाहे आप करंट की बात करो ये भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो। तो फर्क इतना सही है बेटा, एवरेज स्पीड पहले भी नॉन जीरो बाद में भी नॉन जीरो। आपको छोटी लग रही होगी लेकिन क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी पहले जीरो बाद में नॉन जीरो, ऐसे ही करंट पहले जीरो बाद में नॉन जीरो। करेक्ट। तो एक बार के लिए बेटा ये पूरा पार्ट अच्छे से कॉपी कर लो, है ना, जो जो पॉइंट तुम्हें लगते हैं कि काम के हैं, और एक बार जब कर लो तो फिर आगे बढ़ना। अब एक एक करके एक एक टर्म करते जाएंगे, ज्यादा डेरिवेशन में एनर्जी नहीं डालेंगे, बट हाँ बेसिक जरूर बताते हुए चलूंगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट। सो पहली टर्म जो आती है बेटा, है ना, अच्छे से समझना। सबसे पहली टर्म जो आती है, अब इसको एक एक करके देखेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बेटा किससे डिनोट करेंगे अपन, J से। ठीक है, J। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ये जो करंट डेंसिटी है इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा या इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे बेटा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। मतलब एक कंडक्टर से जितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय एरिया। यहां से इफेक्टिवली देखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा अपने पास I डिवाइडेड बाय A। A एरिया को डिनोट कर रहा है। यहां से यूनिट की बात करते हैं तो ये आएगा बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द करंट डेंसिटी, दैट इज I बाय A। बात समझ में आती है। यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा कि जो करंट डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एरिया ऑफ अ कंडक्टर। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। ये बेसिक टर्म है खाली, बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि होती क्या है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसमें हाँ एक चीज़ जरूर ध्यान रख सकते हो कि जैसे मान लो कंडक्टर है तो कंडक्टर का शेप तो कोई भी हो सकता है। मान लो कंडक्टर कुछ इस तरह की शेप का हो, करेक्ट, ऐसी शेप का, तो भी अगर अपन देखेंगे तो बेटा जो करंट आता है वो हर जगह कितना आता है, सेम। करेक्ट, कितना चार्ज, जितना चार्ज फ्लो करेगा इनफ्लो उतना ही आउटफ्लो करेगा, तो आई विल बी सेम एवरीवेयर। राइट, यहां पर भी अगर देखेंगे तो करंट तो क्या रहेगा, सेम। करंट डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा। यहां पे करंट डेंसिटी अगर मान लो J1 है तो यहां करंट डेंसिटी कितनी होगी, J2। हमें पता है कि यहां एरिया ज्यादा है इसलिए करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और यहां एरिया कम है इसलिए करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये रिलेशन जरूर ध्यान में रख सकते हो कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है तो करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, बट करंट डेंसिटी विल वेरी एज पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आती है बेटा। तो जहां एरिया कम वहां डेंसिटी ज्यादा, करंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फॉर श्योर, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट, सो यू जस्ट नोट डाउन बोथ द पॉइंट्स, वंस यू आर डन यू कैन टेक द क्लास फॉरवर्ड। करेक्ट, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। ऑल राइट, जो सेकेंड टर्म है ना बेटा ये काफी कॉमनली पूछी जाती है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं VD वेक्टर से। राइट, अब देखो इसको कैसे हैंडल करेंगे। जहां तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं सबसे पहले तो ये होती क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है। देखो बेटा समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर मैं कोई एक कंडक्टर लेता हूं, लेट्स से मैंने ऐसा कोई एक कंडक्टर लिया, ठीक, इस कंडक्टर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन को चलाना शुरू किया। लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ही आगे गया, आगे जाएगा तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से टकरा सकता है। टकराते ही बेटा इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, ये इधर आ गया। अब टक्कर होगी, कोलिजन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं ये क्लियरली बता दे रहा हूं कि ये जो पार्ट है इसके अंदर ये क्लियरली बता दे रहा हूं कि ये कनेक्टेड है सेल से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ऐसा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने आप को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। फिर से हो सकता है टकरा के इधर कहीं चला जाए, करेक्ट।
फिर ये क्या करेगा, अपनी जगह से और आगे जाने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे सीधे आगे नहीं बढ़ता है, फ्री नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, एवरीथिंग इज देयर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते 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 टकराते टकराते आगे बढ़ता है, करेक्ट। सो जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो काफी कम हो जाती है। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब होता है बेटा आगे खिसकना, करेक्ट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मतलब निकल के आता है दैट इज द स्पीड, और आई वुड से वेलोसिटी, कोई एक चीज। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं तो विल से वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच, बिल्कुल शॉर्ट में ही बता रहा हूं बेटा, बट इतना बेसिक तो जानना ही पड़ेगा, विद विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ के बात को बेटा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, और इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद होना चाहिए, जो पूछा जाता है बहुत बार, एंड दैट इज द ऑर्डर, कि किस ऑर्डर की ड्रिफ्ट स्पीड होती है यहाँ पे। तो आपसे बेटा बिल्कुल कॉमनली पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर मुझसे पूछ लिया गया कि ऑर्डर ऑफ वीडी कितना होगा, तो आई विल राइट इट एज मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी ये मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होगा, ऑर्डर की अगर बात करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज बेटा जो अपने को ध्यान रखनी है इसके अंदर वो ये कि अगर कभी हमसे पूछ लिया गया कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं बताता हूं। क्या हम सीधे सीधे लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल बेटा इक्वेशन ऑफ किसकी, काइनेमेटिक्स, राइट। यहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब सेल कनेक्टेड नहीं था तो जो u था वो तो इफेक्टिवली कितना आ जा रहा था, 0 आ जा रहा था, करेक्ट। अब अगर ये 0 आ जा रहा था और हम बाकी की वैल्यू पुट करें तो ये जो v है ये बन जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, u 0 हो चुका है, एक्सेलरेशन बच गया। दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज व्हाट बेटा, फोर्स अपॉन मास। दिस m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स इज a force experienced by the electron। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा, चार्ज इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, QE डिवाइडेड बाय कितना, m। ये तो सबको रटा होगा। तो जब कभी भी अगर मैं एक ही बात करूंगा तो F बाय m, और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं। अब यहां पे जब वैल्यू पुट करूंगा बेटा तो Q जो है वो आएगा माइनस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10 to -19। ई की अगर बात करते हैं बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, करेक्ट, और m अपने पास क्या है, m, और ये जो t है ना इसकी जगह हम लिख देते हैं टाउ। आप बोलोगे सर ये टाउ क्या है, इस टाउ को बेटा बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम। आप बोलोगे सर अब ये क्या चीज हो गई रिलैक्सेशन टाइम, बेटा अब नाम पे ध्यान दिया करो, बहुत सारी चीजें तो फिजिक्स में केवल नाम से समझ में आ जाती हैं, करेक्ट। नाम से ऐसे समझ में आता है कि जो रिलैक्सेशन वर्ड है इसका मतलब होता है कि जब वो रिलैक्स्ड हो। रिलैक्स कब होगा, जब वो दो कोलिजन के बीच में होगा। जब कोलाइड किया तब तो फोर्सेस लग गई ना, डिस्टर्ब हो गया, लेकिन जब कोलिजन नहीं हुआ उस वक्त रिलैक्स चल रहा है आराम से, करेक्ट। सो जो एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोई भी दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल को ही अपन क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आती है बेटा। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो यहां से हमें इतना समझ में आ गया कि अगर मैं चाहूं तो ये कह सकता हूं कि भाई ड्रिफ्ट स्पीड का जो एक्सप्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी वीडी वेक्टर, अगर मैं वेक्टर के साथ लिख रहा हूं माइनस ई टाउ बाय एम। यहां से ये भी समझ में आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट ही चलता है। समझ गया बात को। तो यहां से समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता कितना है, माइनस ई टाउ बाय एम, वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ई टाउ बाय एम लिख सकते, राइट। क्लियर है बेटा इतनी बात। तो ये अपने काम के पॉइंट निकल के आ गए। तो एक तो ऑर्डर क्या होता है, एक अपने को ये समझ में आ गया कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके साथ साथ बेटा एक और पॉइंट है जो काम आएगा, है ना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है, मैं यहां लिखता हूं अलग से, वो पॉइंट ये है कि बेटा अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया,
तो इसका क्या इंपैक्ट आएगा वीडी पे भी, ड्रिफ्ट स्पीड पे भी, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम पे भी। तो बेटा आप ऐसे जो टेम्परेचर बढ़ाते ही जो इंडिविजुअल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा तो टक्कर जल्दी जल्दी हो जाएगी। भाई फास्ट 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 चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी 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 कोलिजन्स हो जाएंगे। करेक्ट, जल्दी जल्दी कोलिजन्स होने की वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करेक्ट, और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। अब आप मेरे से लड़ोगे, सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी तो कह रहे हो कि आप टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने कहा स्पीड बढ़ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी जिससे वो आगे जा रहा है। समझते हो बात को? और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वो कम हो जाएगी क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम है। तो कम देर ऐसी है जब वो फ्रीली आगे बढ़ पा रहा है, बाकी तो टकरा के पीछे ही आ जा रहा है या इधर उधर चला जा रहा है। इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि यार ये वाला पॉइंट ना काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, काफी, मतलब इसको आपको अच्छी खासी वेटेज देनी पड़ेगी। तो अगर मेरा टेम्परेचर हमने, मेरा क्या मतलब, अगर अपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा करने पे बेटा रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। करेक्ट, सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीटली कवर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई गेस बेटा यहां तक बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर श्योर, ठीक है सर। तो अब एक बार क्या करो, ये पूरे पॉइंट्स कॉपी कर लो, जितने भी पॉइंट्स है ना 1 2 3, और ये एक्चुअल में होती क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, आपको एक दो और टर्म्स है उनको साथ थोड़ा सा आपको अवेयर करा देता हूँ, फिर ये पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले पार्ट में अपन ओम्स लॉ ले लेंगे। ठीक है ना? तो अच्छे से ध्यान देके एक बार के लिए कॉपी कर लो बढ़िया से, ठीक है? और जब अच्छे से कॉपी कर लो तो आगे लेके चलना क्लास को। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ऑल राइट, तो अगला पॉइंट निकल के आ गया बेटा, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो समझना अच्छे से। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की अगर बात करता हूँ ना, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा। तुम तो ऐसे सोचो कि अगर कोई एक कंडक्टर है मेरे पास जो कनेक्टेड है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो हमें इतना तो फॉर श्योर है कि भाई यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इसको अपन आई से लिख देते हैं, ठीक। अच्छे ध्यान देना, कुछ एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं, स्मॉल एन। स्मॉल एन को बेटा बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेटा मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से इस डेंसिटी को यूज करते हुए अपने को आई और वीडी का रिलेशन निकालना है। मैंने कहा कि भाई अगर मैं बात करता ही हूं तो क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं आई इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टाइम? बोले यस सर। अब टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, या टोटल चार्ज का मतलब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दूं? बोले हाँ सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा? बोले हाँ। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं एन इंटू वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम को बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं उसको ई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या निकल के आ जाएगा? चार्ज निकल के आ जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा सर। इसके अलावा ध्यान से सुनना मेरी बात, टाइम जो है अपने पास उसको मैंने कितना लिख दिया? टी। मैं बहुत सिंपल लेवल पे डेरिवेशन बता रहा हूं। बोले ठीक है सर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी में जो वॉल्यूम है इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू कितना लिख दूं? लेंथ। बोले बिल्कुल लिख सकते हैं सर।
E अपने पास पहले से है, T अपने पास पहले से थे। यहां पर अगर बेटा मैं ये L बाय T की बात करता हूं, L इज व्हाट, डिस्टेंस, T इज व्हाट, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। यहां पे कौन सी स्पीड चलती है, ड्रिफ्ट स्पीड चलती है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलती है। दैट मीन्स आई कैन डायरेक्टली राइट इट इफ आई वांट दैट I इक्वल टू N E A, ठीक है, ये रहा N, ये रहा E, ये रहा A, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा बेटा VT। यानी यहां से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो एक्सप्रेशन निकल के आएगा I equal to NEAVD, where N is number of electrons per unit volume, where VD is drift velocity or speed, where A is area and E is electronic charge। यहां से बेटा अपने को रिलेशन निकल के आ गया। तो यहां से समझ में आता है, जैसे हमने वो देखा था जब करंट डेंसिटी बताया था कि अगर अलग अलग क्रॉस सेक्शन है तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन में मतलब जैसे करंट तो सेम रह रहा था और जो करंट डेंसिटी वो वेरी कर रही थी एरिया के हिसाब से, सेम चीज़ यहाँ भी निकल के आ सकती है। यानी अगर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, कोई अजीब सा क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर लेता हूँ, मान लो ऐसा तो थोड़ा ज़्यादा अजीब हो जाएगा, मान लो इस तरह का, करेक्ट, और मेरे को बोला जाए कि यहाँ पे क्या क्या रिलेशंस होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, तो मैं बोलूँगा करंट यहाँ पे I, तो यहाँ भी करंट क्या होगा I। ड्रिफ्ट स्पीड की अगर बात करता हूँ बेटा, यहाँ VD1, यहाँ पे कितना लिखते हैं VD1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा VD2, करेक्ट। हमें पता है कि देखो एरिया, यहाँ ध्यान रखना, I तो दोनों जगह सेम है, I सेम है तो VD, ये एरिया नीचे चला जाएगा, तो VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ एरिया कम है इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा, यहाँ एरिया ज़्यादा है इसलिए यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, कम। बात समझ में आती है। यानी ड्रिफ्ट स्पीड किसी एक रैंडम क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। अंडरस्टूड द पॉइंट। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर एरिया मतलब I सेम है जो कि होगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ गए बेटा। इससे पहले टेम्परेचर का रिलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे VD और A को कैसे रिलेट करना है इसे भी अच्छे से ध्यान रखना है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बोलेगा ऐसे ऐसे क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, I पे क्या इंपैक्ट आएगा, J पे क्या इंपैक्ट आएगा, VD पे क्या इंपैक्ट आएगा। सो दैट वे विल हैव टू सी, राइट। तो इफ दिस इज वेरी क्लियर टू यू, कॉपी डाउन एवरीथिंग। एक बार कॉपी कर लिया, समझ लिया, दिमाग में सेट हो गया, फिर आगे बढ़ना है। ये मैंने कहा ना पूरा थियोरेटिकल है, आपको विल हैव टू बियर विद मी, ठीक है। तो एक बार अच्छे से कॉपी करो बेटा, है ना। बस फिर एक आध टर्म और देखनी है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑल राइट बेटा, अब देखो नेक्स्ट अपने पास जो आना था वो क्या आया है, अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट हम की बात करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि J और E के बीच में रिलेशन देखो कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अगेन हमने कहा करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसे I बाय A लिख सकता हूं अनडाउटेडली। बोले बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां तक मैं बात करता हूं I बाय A, I को मैं क्या लिख सकता हूं, N E A V D डिवाइडेड बाय A। बोले सब बिल्कुल लिख सकते हो, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में दिखाया हमने कि I इक्वल टू क्या था, NEAVD था। बोले ठीक है सर। यहां से इतना तो आई गेस समझ में आ ही रहा है कि एरिया से एरिया कट गया। अब मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, इस VD का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, NE, फाइन। अभी तक तो VD का फॉर्मूला था E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय कितना, M। क्या बात समझ में आती है। यहां पर अभी मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए माइनस नहीं लगाया और वेक्टर नहीं लगाया। बोले ठीक है सर। अब यहां से ये J का जो फाइनल एक्सप्रेशन है ये निकल के आ गया N E स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। क्या बात समझ में आती है। मैंने केवल ये E मल्टीप्लाई कर दिया और टाउ पहले लिख दिया, तो एक्सप्रेशन निकल के आ गया N E स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। ध्यान से सुनना है, काफी काम का एक्सप्रेशन है। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा का पूरा N स्क्वायर टाउ बाय M, इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसे किससे डिनोट करते हैं,
सिग्मा से। क्या बात समझ में आती है? इसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और यही वो कंडक्टिविटी है जो रेजिस्टिविटी को जोड़ती है। यानी कि इसी कंडक्टिविटी को हम बेटा क्या कहते हैं? इसी कंडक्टिविटी को हम कहते हैं 1/रेजिस्टिविटी, जिसे किससे डिनोट करते हैं? रो से। बात समझ में आई? यानी कि यहां से अगर अपन चाहें तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा ई या फिर E बाय रो। बात समझ में आती है बेटा? ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, J इक्वल टू सिग्मा ई या फिर J इक्वल टू E बाय रो। बोथ आर इक्वली करेक्ट। इसी को बेटा मॉडिफाइड ओम्स लॉ कहते हैं। इसी को अपन आगे जाकर के ओम्स लॉ में कन्वर्ट करके जो V इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं ना, वो यहीं से निकल के आता है। बहुत आराम से निकाल सकते हो। J को लिख देना आप I बाय ए, और यहां पर अगर आप चाहो तो E जो है यहाँ पर, या जो रो है, या E को ही लिख देना V बाय एल। मैं लिख के दिखाता हूं, देखो आपको पहले इतना समझ में आ गया ना अच्छे से। अपन ने बस J को I बाय ए लिखा, I का फॉर्मूला डाला, VD का फॉर्मूला डाला, यहां से एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अच्छा, इसको याद भी रखना है कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला N स्क्वायर टाउ बाय m है, क्योंकि यहां से काफी इंपॉर्टेंट नोट निकल के आ जाता है। और वो इंपॉर्टेंट नोट ये निकल के आता है कि भाई यहां से अगर देखोगे तो ये जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है, ये डिपेंड कर रहा है बेटा N टाउ बाय m। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्सल कांस्टेंट। n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यूनिवर्सल कांस्टेंट। रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहीं से ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है, या पॉइंट निकल के आ जाता है जो अपन लिखना चाहें अगर, कि ये जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है, ये दोनों किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये दोनों डिपेंड्स ऑन, वन इज टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। समझ में आती है बात? तो यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन टू थिंग्स। क्या चीज? एक तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और दूसरा क्या चीज? टेम्परेचर। ये और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। ये इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी कि लेंथ क्या है, ये सारी चीजें। तो टेम्परेचर एक पॉइंट आ गया एंड मटेरियल एक पॉइंट आ गया। ये दो कीवर्ड्स हैं जिस पे ये दोनों डिपेंड करते हैं। और क्यों करते हैं? इस एक्सप्रेशन की हेल्प से पता चल रहा है। बात समझ में आती है? तो अपने को याद तो करना ही है, थोड़ा समझ भी लेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से याद रह पाएगा ज़्यादा समय तक। क्लियर बेटा? इसके अलावा जैसे लास्ट में कहता है J इक्वल टू सिग्मा ई बराबर कितना? E बाय रो। यही अपने पास क्या होता है? एक तरीके से मॉडिफाइड ओम्स लॉ रहता है। करेक्ट? या तो एक काम करता हूँ, मैं आपको ना ओम्स लॉ भी बता ही देता हूँ, साथ के साथ ओम्स लॉ बता देता हूँ, और उसके अलावा ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ लिमिटेशंस बता देता हूँ, और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अपना पूरा थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर अपन सीधे रेजिस्टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलो अच्छे से देखते हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया? ओके, आगे देखो। एक बार पहले इसको कॉपी कर लो अच्छे से समझते हुए, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? कॉपी करो। तो बेटा एक टर्म और है ना, उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। दैट इज मोबिलिटी। बहुत छोटा सा पॉइंट है। मोबिलिटी को बेटा लिखते हैं अपन म्यू। वैसे तो अपने को पता है मोबाइल यूज करते ही है, तो मोबाइल वर्ड का मतलब होता है विच इज इजी टू मूव, है ना? जैसे मोबाइल वैन्स होती हैं, वैसे बेटा मोबिलिटी मतलब ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक इलेक्ट्रॉन कितना इजीली मूव कर पा रहा है कंडक्टर में। दैट इज अ टर्म। उसके पैरामीटर को क्या बोल देते हैं? मोबिलिटी। ईज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। और बेटा ये जो ईज है ना, ये इस बात पे डिपेंड करती है, मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो मैथमेटिकली मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ड्रिफ्ट स्पीड का एक फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। यहां से ई और ई कट जाएगा और एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा ई टाउ बाय एम। तो मोबिलिटी बेटा कभी भी डायरेक्टली वीडी या ई पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वीडी चेंज करने पे ई भी चेंज होता है। तो ई और ई देखो कट भी जा रहा है। तो मेजरली इसकी जो डिपेंडेंस निकल के आ रही है
वो डिपेंडेंस निकल के आती है टाइम कांस्टेंट पे। दैट मीन्स आई कैन राइट दैट मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट। और अपने को पता है कि टाइम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, उसी के कारण बेटा मोबिलिटी भी क्या होती है, घट जाती है। आप खुद सोचो ना, जब फास्ट 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 मूव करेंगे तो जो फ्री है इजीनेस से चलने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स एज वेल। क्लियर बेटा? तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। मोबिलिटी होती क्या है, करेक्ट। मोबिलिटी होने के साथ साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और ये रिलैक्सेशन टाइम पे कैसे डिपेंड करती है, करेक्ट। तो इसको टाइम पे, और मतलब मैं तो कह रहा हूँ टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी याद रखना, है ना। ये जितना आज का क्लास लिया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक भी सवाल फंस गया ना तो ये जब तक पता नहीं होगा कर नहीं पाएंगे। तो मैंने कोशिश ये की कि पूरी थ्योरी में ही सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, मतलब जो नोट्स करवा रहा हूँ ना उसी के अंदर काम के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको पॉइंट बना के लिख दिया है। बस आप उसको नोट्स को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको पॉज करके पूरा कॉपी कर लो बेटा, एंड वंस इट इज डन फिर आगे बढ़ना, ठीक है। मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ। देखो बेटा, बस ओम्स लॉ और इसकी लिमिटेशन बताऊंगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। तो देखो ओम्स लॉ जो है ना, ये आप 9-10 में पढ़ते हुए आए हो गेस, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कीवर्ड बता रहा हूँ बस। देखो, स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है बेटा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट फॉर ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर कोई एक कंडक्टर है, वैसे ही बना लेते हैं ना, अगर कोई हमारे पास बेटा कंडक्टर है, ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इसको हमने लेट्स से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई किया, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है लेट्स से कि वो कितना आ जा रहा है बेटा, V वोल्ट, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अपने को पता है कि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट आगे जाएगा। तो ये लॉ कहता है, ओम्स लॉ, कि जो I है ना, जो भी अपने पास करंट या वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनैलिटी रखेंगे एक दूसरे के साथ, यानी V विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, या जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बेटा तो एक कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। उसी कांस्टेंट को इफेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं, R। R को बोला जाता है बेटा रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आती है? दिस कैपिटल R इज नोन एज रेजिस्टेंस, और ये बेटा काफी यूजफुल टर्म है अपने लिए, करेक्ट। रेजिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो आयंस वाइब्रेट करते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है, एक तरीके से ब्लॉकेजेस आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। उसी का मैथमेटिकल पैरामीटर को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और ये किस में बेटा मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं इफेक्टिवली ओम के अंदर, करेक्ट, ओम के अंदर। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ओम्स लॉ। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो मैं आपको एक बहुत लॉजिकल बढ़िया चीज़ बताता हूँ, है ना। आपके 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, सुनना अच्छे से। हमने पढ़ा था बेटा J बराबर सिग्मा E। मैं J को लिख देता हूँ I/A, सिग्मा को मैं लिखता हूँ एज इट इज, या इसको लिख देता हूँ 1/ρ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय व्हाट, लेंथ। लिख सकते हैं ना, इक्वल टू V/L। यहां से ध्यान दोगे तो V बन जाएगा I इंटू ρL/A। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? और इफेक्टिवली हमें पता है V इक्वल टू कितना होता है, IR। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन कहां से निकल के आएगा, कितना आएगा, ρL/A। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। और ये एक्सप्रेशन देखो आया कहां से, J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू सिग्मा ई कहां से आया था, जो अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो हमने जो शुरू किया था ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे J पढ़ा था I/A, वहां से देखो हम कहां तक निकाल के आ गए, ओम्स लॉ तक निकाल के आ गए, और यहीं से एक्सप्रेशन निकाल लिया R इक्वल टू ρL/A, जहां पे रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, L का मतलब बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे L का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसके अलावा A जो है बेटा वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर।
यानी यहाँ पे दिस इज ए और ये अपने पास एल, अनरो इज रेजिस्टिविटी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट कब होगा, लेंथ और एरिया तो अपने आप से बदलने से रहे कंडक्टर के, अगर टेम्परेचर बदल गया तो रो बदल जाएगा, रो बदल गया तो आर बदल जाएगा, आर बदल गया तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस वजह से बोला जाता है कि ओम्स लॉ के लिए V प्रोपोर्शनल टू I तो होना है, बट साथ के साथ रेजिस्टेंस जो है यानी कि टेम्परेचर जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाई वी कॉल कि व्हाई टेम्परेचर स्पेसिफिकली रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहीं से निकल के आया था R बराबर रो एल बाई ए। रो की डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी किस पे बता दी थी, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, तो रेजिस्टेंस उन दोनों पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, उनके साथ साथ लेंथ और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि यहां पर अगर अपन देखते हैं बेटा, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि अगर मुझे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पूछ ली जाए तो हम लिख सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन, है ना, ध्यान से सुनना, पहला टेम्परेचर, उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल, ऑफ कोर्स ऑफ कंडक्टर, एंड लास्ट इसके साथ साथ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। समझ में आती बात? तो बेटा दिस इज हाउ वी कैन राइट द डिपेंडेंसी। अब इस डिपेंडेंसी को डिटेल में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी तक तो मैं बस ये बता रहा था कि ओम्स लॉ होता क्या है, V इक्वल टू आई आर आता कहाँ से है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक इसकी लिमिटेशंस भी हैं, मैं वो लिमिटेशंस भी आपको बता देता हूँ, है ना, और फिर अपन इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। आई नो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी गया है, लेकिन ये क्या है, पूरे पार्ट को एक साथ कनेक्ट करके चल रहा है, इसलिए ये लेक्चर लेंदी है। करेक्ट, तो इसको अच्छे से ध्यान देना बेटा। राइट, तो तुम क्या करो, सबसे पहले मेरे से या एक बार कॉपी कर लो इसको अच्छे से, फिर मैं एक स्लाइड और यूज करके इसकी लिमिटेशंस और बता दूंगा, देन आई विल क्लोज द लेक्चर। ठीक है, हार्डली 2-3-4 मिनट्स और। तो एक बार के लिए कॉपी करो अच्छे से, है ना, समझते हुए कॉपी करना, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है बेटा, है ना, कॉपी डाउन एवरीथिंग। एंड मैं आगे बढ़ता हूँ और लिमिटेशंस और बता देता हूँ। देखो बेटा, जहाँ तक लिमिटेशंस की बात होती है ना ऑफ ओम्स लॉ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो बस इसलिए कि कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या जस्ट फॉर द सेंस ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ बेटा लिमिटेशंस की, तो एक जो लिमिटेशन आती है सबसे पहली, वो तो लिमिटेशन ये आती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे केवल ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ दिस इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड वोल्टेजेस। ठीक है, वोल्टेजेस, यानी कि अगर मैं जैसे नॉर्मली अगर कोई ग्राफ बना देता हूँ लेट से इस तरीके से, तो अगर ओम्स लॉ वैलिड होना चाहिए तो ये ऐसे होना चाहिए। करेक्ट, ओम्स लॉ का मतलब V प्रोपोर्शनल टू I, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, किस किस के बीच में, V और I के बीच में। करेक्ट, लेकिन बेटा ये स्ट्रेट लाइन आगे जाके ऐसे बेंड हो जाती है। राइट, और उसका पीछे का रीज़न यही है क्योंकि जो हाई वोल्टेजेस होते हैं ना उस पर ये वैलिड नहीं होता। तो एक तो ये लिमिटेशन, तो पहली लिमिटेशन तो आ गई कि एक तो घूम फिर के केवल ओमिक कंडक्टर्स, और दूसरा वो भी नॉर्मल वोल्टेजेस एंड टेम्परेचर्स पे। करेक्ट, दूसरी इसकी लिमिटेशन जो निकल के आती है बेटा वो ये कि ये वैलिड नहीं होता, नॉट वैलिड फॉर एलॉयज एंड सेमी कंडक्टर्स। यानी सेमी कंडक्टर और एलॉय की अगर बात करते हैं बेटा, तो इनके अंदर ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता। इनफैक्ट अगर सेमी कंडक्टर का आप ग्राफ भी बनाते हो, मैं हल्का आइडिया दे रहा हूँ बस, अगर आप सेमी कंडक्टर के लिए ग्राफ भी बनाते हो बेटा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, I और V का। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, तो स्ट्रेट लाइन तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब यहाँ पे भी ये वैलिड नहीं। समझ गए? तो एक तो केवल ओमिक के लिए नॉर्मल टेम्परेचर वोल्टेजेस में ये वैलिड होता है, ना एलॉयज के लिए, ना हाई वोल्टेजेस पे, ना सेमीकंडक्टर्स के लिए। सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस दैट ओमिक ओम्स लॉ हैज। राइट, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, नॉट चैप्टर, दिस पार्ट। तो अभी के लिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच की करंट क्या होता है, उसके बाद सारी टर्मिनोलॉजी कवर कर ली है,
करेक्ट, और लास्ट में जाके ओम्स लॉ की लिमिटेशन तक कंप्लीट कर लिया। अब जब अगली क्लास अपन मिलेंगे बेटा, तब अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल पार्ट जो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस, किरचॉफ लॉस, जो सारा कैपेसिटर में पढ़ के आए। तो अब जो पढ़ोगे ना वो ज्यादातर पार्ट आपको कुछ कुछ देखा देखा मिलेगा, उसमें कहीं 1% भी कोई नया चीज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो मीनवाइल यू जस्ट कॉपी डाउन एवरीथिंग, अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, एंड स्टडी हार्ड। विल मीट अगेन, राइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।